नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन। हालात बिगड़ने के बाद केजरीवाल ने लगाई पाबंदी, जरूरी सेवाओं पर मिलेगी छूट। आईआईटी कानपुर के रिसर्च से कुंभ विरोधियों को करारा जवाब। कुंभ और चुनावी रैलियों से नहीं, लोगों की लापरवाही से फैला कोरोना। 100 करोड़ की वसूली कांड में देशमुख के खिलाफ सीबीआई की फाइल तैयार। कोर्ट में जमा होगी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट। बंगाल में हिंसा का दौर जारी। पानीहटी से बीजेपी उम्मीदवार के घर बदमाशों ने फेंके बम। बर्दवान में फंदे से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव। टीएमसी पर लगा आरोप। और इमरान खान के खिलाफ सैन्य विद्रोह की आशंका। तहरीक लब्बैक के नेता के समर्थन में सेना और पुलिस के बीच बढ़ी तकरार। पहली खबर दिल्ली में लॉकडाउन से जुड़ी है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। पहले तो केजरीवाल ने खुली छूट देकर खुद दिल्ली के हालात बिगाड़ दिए, और जब मामले तेजी से बढ़ने लगे और अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई, सब कुछ हाथ से निकल गया, तो केजरीवाल को पाबंदियां नजर आने लगी। बिना तैयारियों के फिर से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। वही अस्पतालों में बेड्स की संख्या पूरे होने का गीत गाने वाले केजरीवाल अब बेड्स की कमी का रोना रो रहे हैं। दिल्ली में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने तो पूरी तरीके से झोंक दिया है दिल्ली की जनता को कोरोना में। देखिए, पूरे देश ने आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, केंद्र सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी, कि पिछले 1 सालों में जो एक्सपीरियंस आया, जिस तरीके से कोरोना ने अपना पूरा कोहराम मचाया देश के अंदर, उससे आपने कोई भी सबक नहीं सीखा। ये वाकई सही बात है कि चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में मामा जी हों, चाहे वो ठक्कर साहब हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हो, या फिर कई सारे जो मुख्यमंत्री, जहां कोरोना का ये रूप सामने आया है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सरकार, अधिकारियों और सारे लोगों ने, जो फैसला करने वाले लोग थे, इन लोगों ने बहुत ही लाइटली ले लिया। हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहां पिछले साल हम लोग बिल्कुल मौजूद थे, जहां ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कितने लोगों की जान जाएगी, कौन कौन लोग परेशान होंगे। अब मैं आपको बता दूं, स्थिति बहुत ही ख़राब है, और ऐसे में लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, ये पूरे देश में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप लेता चला जा रहा है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल से तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। 4 दिन पहले तक ये कह रहा था कि भाई सारे बेड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बाकी राज्यों में कमी है, लेकिन हमने सारा व्यवस्था कर लिया है। ये मूर्खतापूर्ण बयान देने की आदत ही नहीं पड़ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करना जानते हैं कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर दिल्ली के जनता के पैसे से ऐड बनाना, टेलीविज़न चैनल के मुंह में पैसे भर देना, और ये तमाम लोग इनके ऐड चलाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देश में सिर्फ केजरीवाल ही कोरोना का इंतज़ाम कर रहा है, और बाकी के बाकी मुख्यमंत्री और बाकी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो झाल बजा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस दिल्ली के अंदर जो स्थिति बिगड़ी है, इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। किसने कहा था? अभी आप देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप पुराने आम आदमी पार्टी के आप सारे जो ट्वीट्स हैं उसको देखिए, आपको साफ साफ मालूम चलेगा कि ये बार खोलने में सबसे आगे, रेस्टोरेंट खोलने में सबसे आगे, मॉल खोलने में सबसे आगे, हर चीज़ को खुलवाने में सबसे आगे, और जब अब उल्टी पड़ रही है तो ये सरेंडर कर चुका है। जी, अगली खबर आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट पर।
कोरोना को लेकर कुंभ पर सवाल उठाने वाले गैंग को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आईआईटी कानपुर की इस स्टडी रिपोर्ट का कहना है कि कुंभ या चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैला है, कोरोना फैला है लोगों की लापरवाही से। आईआईटी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते तक देश के अलग अलग शहरों में पीक आने की आशंका है। डॉक्टर साहब, कुंभ की तुलना मरकज से करने वाले वायरस गैंग की आंखें इस रिपोर्ट से तो खुली गई होंगी। देखिए, जो लोग तुलना कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। ये मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो लुटियन गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का ये जो आइडियोलॉजिकल विंग है, जो सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, अखबार के ऊपर अफवाह फैलाने का काम करता है और गलत नैरेटिव सेट करने में जुटा हुआ रहता है, उनके लिए ये खबरें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये लोग चरित्र से ही राजनीतिक प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने का इनको जिम्मा दिया गया, यही इनकी कमाई का जरिया है। और इसलिए ये जो बात कुंभ से मरकज को जोड़ा जा रहा था, इसमें दो तीन बातें समझने की है। ये जो आईआईटी की रिपोर्ट है वो साफ साफ इस बात को बता रही है कि ये जो सेकेंड वेव जो आया है, सेकेंड वेव जो कोरोना का आया है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आना ही था। कुंभ होता या नहीं होता, ये वेव आना ही था। और इसलिए उनका जो पूरा प्रेडिक्शन है वो ये बता रहे हैं कि कब तक ये रहेगा, किन किन राज्यों में कब तक ये पीक करेगा। अब जैसे वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो है ऑलरेडी जो महाराष्ट्र की संख्या आ रही है वो अपने आप में बता रहा है एक पीक है। अब रही बात मरकज़ की, इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप ओपन जगह पे हैं, ओपन जगह में आप घाट पे नहा रहे हैं या आप रैलियों में जा रहे हैं, उसमें इस तरीके से कोरोना का प्रसार जो है वो कम होता है, वो फैलता ज़्यादा नहीं है। आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, वो साफ साफ उस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लोज कांटेक्ट में जहां हवा जो है एक जगह रुका हुआ है, एक ही जगह लोग सांस ले रहे हैं, वहां से इसके बढ़ने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब एक तो नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी वायरस का, वो अपना लाइफ साइकिल जी करके वो ख़त्म होगा, तो उसका सेकेंड वेव थर्ड वेव आना वो नेचुरल प्रोसेस है। अब रही बात मरकज़ की, कई सारे ये जो क्लब हाउस वाले हैं वो नई नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। मरकज़ में दिक्कत ये थी कि मरकज़ के लोग कोरोना वायरस के एग्जिस्टेंस को ही नकार रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये वायरस है ही नहीं, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये ज्यूस का प्रोपेगेंडा है। और वो ये कह रहे थे कि नमाज हम पढ़ देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोरोना के नाम के बहाने आपको नपुंसक होने की दवाई दे दी जाएगी। ये इस तरह की बातें मरकज़ के अंदर से आ रही थी। इसलिए एक जो जमावड़ा था वो इसके एग्जिस्टेंस को न सिर्फ बल्कि डिनाई कर रहा था, बल्कि वो छुप छुप के पुलिस वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से छुप छुप के अलग अलग मस्जिदों में जाके छिप रहा था। इसलिए उनकी तलाशी ली गई, उनकी विच हंटिंग की गई, मीडिया ने इसलिए वो स्टोरी चलाई थी। कुंभ में कोई भाग नहीं रहा, कोई डर के मारे अपने आप को छिपा नहीं रहा। लोग बाकायदा टेस्ट करा रहे हैं, जिनके टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है वो बाकायदा अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन पे लेके जा रहे हैं या इलाज करवा रहे हैं। तो ये पैरेलल करना ये मूर्खता है। जी, अब बात 100 करोड़ की वसूली गैंग की। सीबीआई ने वसूली कांड में अपनी जांच पूरी कर ली है और खबर है कि देशमुख और उनके करीबियों के खिलाफ रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। अब तैयारी है जल्द ही इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने की। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट से देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में सीबीआई को देशमुख और महाराष्ट्र के वसूली रैकेट के खिलाफ बहुत कुछ मिल चुका है। डॉक्टर साहब, अब ये मान लिया जाए कि देशमुख और उनके साथियों की मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। देखिए, 15 दिन का वक्त दिया गया था सीबीआई को कि आप जो है एक प्राथमिक जांच करें, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपना जमा करें कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर, कि ये सरकार चलाने के बजाय वसूली का धंधे में जुटे हुए थे, पुलिस वालों से ये उगाही करवाते थे, तो इसकी आप जाँच करें और कोर्ट में आकर के ये बताएं कि क्या इसके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है या नहीं। अब सीबीआई के पास 15 दिन का वक्त था, अब 1-2 दिन में खत्म होने वाला है और
सीबीआई वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करेगी। सीबीआई के फ़ायदे में दो बातें हुई। एक बात ये कि जो लोग उगाही कर रहे थे उनका कबूलनामा है। जो लोग जिन लोगों से उगाही की गई, जैसे बार वाले, रेस्टोरेंट वाले, बिल्डर्स, इन लोगों ने भी बताया कि हाँ वो पैसे दिया करते थे। और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। साथ ही साथ सबूत के नाम पे जो एनआईए पिछले 1.5-2 महीने से जो सबूत इकट्ठा कर रही थी, वो सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। मतलब ये सीबीआई को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो लोग विक्टिम थे, जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे और इससे जुड़ी हुई सारी तथ्य सीबीआई के पास है। उम्मीद यही है कि सीबीआई कोर्ट में जाकर के ये सारे जो सबूत है वो शेयर करेगी, एफआईआर दर्ज होगा और उसके बाद एक अलग ढंग से, इस तरीके से नहीं बल्कि एक अलग तरीके से इस केस की जांच होगी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत ही बेशर्मी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा गृह मंत्री कर रहा था, गृह मंत्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल पंडित जो हर बात पे आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो ये जब पकड़े जाएंगे तो क्या ये लोग उद्धव ठाकरे की रिजिग्नेशन की मांग करेंगे? तो ये कहानी है। जी, अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हिंसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पानीहट्टी से बीजेपी के उम्मीदवार सन्मय बनर्जी के घर रात करीब 1:30 बजे बदमाशों ने बमबारी की। आरोप है कि बाइक सवार हमलावरों ने मुंह बांधकर उनके घर में बम फेंके, जिसकी वजह से सो रहे लोग काफी डर गए। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ पूर्व बर्धमान जिले के कल्याणपुर इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव उनके घर के पास केले के बागान में फंदे से लटका हुआ मिला। घर वालों का आरोप है कि तृणमूल के समर्थकों ने यह हत्या कराई है। डॉक्टर साहब, बंगाल में तो ममता के गुर्गों ने हद ही कर दी है। अब देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, जैसे ये खबर आई बर्धमान वाली जी। एक और घटना घटी है मालदा के अंदर, एक गोली चला दी गई है, बीजेपी के उम्मीदवार को गोली लगी है। हालांकि वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो शायद वो बच भी जाए। लेकिन जैसे ये खबरें आजकल आती हैं, टीएमसी फौरन ही ट्विटर के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये हमने नहीं किया। अब आप देखिए, ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहानी यही है कि जैसे ये खबर आती है ये कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं किया। आपने नहीं किया तो आपके पुलिस ने किसी को पकड़ा? बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? हाथ में चूड़ियां पहन के बैठी हुई हैं या फिर उनके मुंह के अंदर बहुत गुलाबी गुलाबी नोट डाल दिए गए हैं, पैसे लेकर के, घूस लेकर के, या राजनीतिक दबाव के वजह से ही पुलिस इस तरह से नपुंसक बनती है? ये लोगों की मौत हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बंगाल के अंदर। और ममता बनर्जी ये आकर के कहेंगी कि गुंडे बाहर से आ रहे हैं। दरअसल ये जो हिंसाएं इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी बिल्कुल अब उनको लग रहा है कि उनकी विदाई का समय आ गया है। और जिस हिसाब से ये जो लास्ट के जो 3 फेजेस जो बचे हुए हैं चुनाव के लिए, वहां पे कांटे की टक्कर है, ट्रेंगुलर फाइट है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये सारे के सारे आदर कोई उम्मीदवार होता है या फिर उस स्थानीय इलाके का वो पोलिंग एजेंट होता है, तो पोलिंग एजेंट को डराने की जो प्रक्रिया, ये जो राजनीति है जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि घृणित है। ममता बनर्जी इस चुनाव के बाद अगर वो हार जाती है तो वो अपनी सारी जो जमा पूंजी, जो इज्जत उन्होंने कमाई थी, वो सब गंवा देगी। जी, आखिरी खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में अब सैन्य विद्रोह हो सकता है। तहरीक-ए-लब्बैक के नेता साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ के साथ जगह जगह आग लगा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के सैनिक साद की गिरफ्तारी के खिलाफ और इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, गृह युद्ध जैसे हालात पहले से ही हैं, अब इमरान की गद्दी क्या चली जाएगी? देखिए, साद रिजवी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उससे पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी किस्म के लोग हैं वो नाराज हो गए। अब इमरान खान की प्रॉब्लम क्या है?
इमरान खान की प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान तो वहाँ की आर्मी का एक कठपुतली है। चुनाव के दौरान जिस हिसाब से वहाँ आर्मी घुस करके काउंटिंग खुद अपने हाथों से करके इमरान खान को जितवाई थी, उसका तो वो नतीजा तो अब दिख रहा है सामने। एक तरफ सरकार ने बिल्कुल ही बैन लगा दिया है सारी मीडिया के ऊपर कि कोई भी मीडिया वाला ये जो तहरीके लब्बैक जो है उसको उसके बारे में कोई खबर नहीं देगा, तो वहाँ पे वो चित्रहार चलेगा। सिर्फ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। समझना ये है कि भाई आखिर इस तरीके से पाकिस्तान में हो क्यों रहा है। दरअसल जो आर्मी नाराज़ हो रही है, आर्मी के भी चरित्र को वहाँ समझना ज़रूरी है। वहाँ की जो आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी की तरह कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई मजहब नहीं, जिसका कोई लैंग्वेज नहीं। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, कमांड आता है, उस पर वो एक्ट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी जिहादी आर्मी है। पाकिस्तान के आर्मी अधिकारियों के बीच ये दो एक तबका है। एक जो बड़ा तबका है, जो उसमें ज़्यादातर जो पंजाब के अधिकारी, पंजाब से जो जुड़े हुए लोग हैं पंजाब पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, उनको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान देश का कोई ये आर्मी नहीं है, ये इस्लाम की आर्मी है, ये इस्लाम के लिए लड़ने वाली आर्मी है। और इसलिए आप जब भी आप देखेंगे कि जब भी कोई कट्टरता से जुड़ा हुआ, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा पाकिस्तान के अंदर गरमाता है, तो पाकिस्तान की आर्मी हमेशा उन कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे है कि ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक पास भी मिला, उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये आधी की आधी, आधा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी आर्मी है वो दरअसल जिहाद को अपना वो मोटो मानते हैं। और इसलिए ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो स्थिति बिल्कुल मार्क करने वाली है। उस पर नज़र बनाए रखने की अभी ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।